बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सूडान की राजधानी खार्तूम है। इससे 1000 किलोमीटर दूर वेस्टर्न सूडान में एक और शहर है अल फाशिर। इसी शहर में फौज की वर्दी में कुछ सोल्जर्स अपने ही सिविलियंस को जिंदा रेत में दफन कर रहे हैं। वो पब्लिकली सबके सामने लोगों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं। कई जगह उन्होंने सिविलियंस को उनके घरों में बंद करके घर को आग के हवाले कर दिया है। आखिर एक फ़ौज अपने ही मुल्क में ऐसा क्यों कर रही है? और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सूडान में मेरे सोर्सेस और इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। आरएसएफ बरा शहर के कई गांवों पर हमला कर निहत्ते आम लोगों को मार रहा है। एक शाह गलनोम नाम के गांव में उन्होंने 200 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। एक प्री स्कूल पे हमला किया और उसके आसपास की लोकेलिटी में कुल मिलाकर 116 लोगों को मार दिया। गलगानी में बदले की कार्रवाई में इस गुट ने 108 लोगों को मार डाला। इस तरह के हज़ारों इंसिडेंट्स सूडान के अंदर आरएसएफ अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से सूडान में सिविल वॉर के हालात बने। सिविल वॉर हुई और उससे अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक इस सिविल वॉर का कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। सूडान में आखिर चल क्या रहा है? ये आरएसएफ क्या है? कैसे यूएई जैसा मुसलमान देश भी कातिलों को सपोर्ट करके आगे सूडान के अंदर प्रॉफिट बनाने के ख्वाब देख रहा है? आखिर सूडान क्राइसिस का सोल्यूशन क्या है और आज तक सूडान स्टेबल क्यों नहीं हो पाया? हमारा न्यूज़ ऐप टीएमपी न्यूज़ प्ले स्टोर पर मौजूद है। आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको लाइव न्यूज़, एनालिसिस और आर्टिकल सब कुछ एक ही ऐप में मिल जाएगा। हमारे न्यूज़ ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको सिर्फ इस QR कोड से स्कैन करके इन 3 सब्सक्रिप्शंस में से कोई एक सब्सक्रिप्शन लेना है। एक सिल्वर है, दूसरा गोल्ड और तीसरा डायमंड। वैसे तो हमारी न्यूज़ ऐप की सारी सर्विसेज कंप्लीटली फ्री हैं, लेकिन फिर भी आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे न्यूज़ ऐप और हमारे इस चैनल को स्ट्रांग बनाएगा। अब सबसे पहला सवाल कि आखिर सूडान में चल क्या रहा है? तो अप्रैल 2023 से आज की डेट तक सूडान में एक एक्टिव सिविल वॉर हो रही है, जिस सिविल वॉर में 2 बड़े फैक्शंस हैं, एसएएफ और आरएसएफ। ये दोनों कंट्री पर कंप्लीट कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। जो जीता सूडान पर उसकी हुकूमत होगी। इस वक्त ये सूडान का करंट कंट्रोल मैप है, जिसमें आपको 2 बड़ी टेरिटरीज नजर आ रही होंगी। सबसे पहला है रेड कलर और दूसरा है येलो। कंट्री के ईस्टर्न हिस्से में ये जो रेड कलर की जाइंट टेरिटरी है, जिसमें कैपिटल खार्तूम भी आती है, इस पूरी टेरिटरी को कंट्रोल करता है एसएएफ, सुदानीज आर्म्ड फोर्सेस, जिसके लीडर हैं अब्दुल फतेह अल बुरहान। अब्दुल फतेह अल बुरहान के पास एक लीगल पावर ये है कि वो कंट्री के मिलिट्री चीफ हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जो दूसरी येलो कलर की टेरिटरी है, यहाँ के लीडर के पास कोई लीगल स्टेटस या रिकॉग्निशन नहीं है। इसे कंट्रोल करता है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और इसके लीडर हैं मोहम्मद हमदान दगालो। इस टेरिटरी के अंदर भी सूडान के बहुत से रिसोर्सेज का जखीरा आ जाता है। यहाँ गोल्ड माइंस हैं, यहाँ ऑयल फील्ड्स हैं। इस टेरिटरी के अंदर भी बड़े शहर हैं, अल फाशिर, नयाला और जालेंगी। अब एसएएफ के अब्दुल फतेह अल बुरहान और आरएसएफ के मोहम्मद हमदान दगालो, ये दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर ये जीतते हैं, मिस्टर मिलिट्री लीडर या फिर वो मिलिशिया लीडर, दोनों ही अगर जीत जाते हैं तो ये अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लागू कर देंगे। लेकिन वीडियो के आखिर तक आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप लोगों के जहन में अभी तक की पूरी कहानी सुनकर एक सवाल आया होगा कि आखिर कैसे एक मिलिशिया कंट्री की मिलिट्री के बराबर की हो सकती है? उसके पास इतनी ताकत, रिसोर्स, पैसा और हथियार कहां से आया? ये चीजें भी थोड़ी देर में अब आपको क्लियर हो जाएंगी। और मिलिट्री वर्सेस मिलिशिया की इस टसल में आखिर सूडान की सरकार का है। तो सूडान के अंदर आखिरी 70 सालों में कभी भी सिविलियन लीडरशिप सांस ही नहीं ले पाई। 1956 में कंट्री आज़ाद होती है यूनाइटेड किंगडम और मिस्र से। उसके बाद से ही वहां पर टसल चल रहा है सिविलियन मूवमेंट और मिलिट्री के बीच में। सिविलियन मूवमेंट कहता है कि उनकी हुकूमत होगी, मिलिट्री लीडरशिप कहती है कि उनकी हुकूमत होगी। दोनों के बीच में टसल होता है और 1957 और 58 तक ये टसल चलता है। 58 में जनरल इब्राहिम मिलिट्री को ले आते हैं और उसके बाद 64 तक जनरल इब्राहिम की ही डिक्टेटरशिप सूडान के अंदर रहती है। 64 के बाद एक शॉर्ट लिव्ड सिविलियन गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो 4 से 5 साल तक रहती है और 1969 आते आते वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। 1969 आते आते 64 का वो अक्टूबर रेवोल्यूशन पूरी तरह ढल चुका था और 69 में सूडान के अंदर एक बार फिर से सियासत की उस रवायत को दोहराया जा रहा था। जनरल जाफर मिलिट्री को लाते हैं और 69 से लेकर 1985 तक पूरे 16 साल सूडान पे हुकूमत करते हैं। ये 16 साल सूडान की हिस्ट्री के सबसे काले 16 साल हैं। सूडान के हालात जितने बिगड़े और बद से बदतर हुए वो इन्हीं 16 साल में हुए। जनरल साहब की हुकूमत पूरी तरह कंफ्यूज थी। शुरू में मिस्टर जाफर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बने, उसके बाद वो नेशनलिस्ट और लिबरल बने,
प्लस वो कम्युनिस्ट के खिलाफ हो गए। फिर कुछ सालों के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ज़्यादा करीब आ गए, बहुत करीब। उसके बाद फिर जब 1983 आया, जब उन्हें लगा कि सूडान के अंदर सब कुछ ख़राब हो चुका है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से सूडान में चारों तरफ लड़ाई हो रही है। क्योंकि हुकूमत में आने के बाद 1972 में, सिर्फ 3 साल के बाद, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया साउथ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ, उन्हें ऑटोनॉमी दे दी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 11 साल के बाद 1983 में जब वो पोलराइजेशन कर रहे थे, तब उन्होंने उनसे वो ऑटोनॉमी छीन ली और सूडान के हालात ख़राब हो गए। दारफुर में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सदर्न सूडान में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मिस्टर जनरल उसको नहीं संभाल पा रहे थे। मतलब इन शॉर्ट, जनरल जाफर ने अपने 16 साल के टेन्योर में क्या किया? सबसे पहले कम्युनिस्ट बने तो लिबरल्स और इस्लामिस्ट को मारा, लिबरल बने तो इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट को मारा, उसके बाद इस्लामिस्ट बने तो कम्युनिस्ट और लिबरल्स को मारा। ये उन्होंने अपने 16 साल के टेन्योर में किया है। 72 में एक अच्छा एग्रीमेंट किया, फिर उस एग्रीमेंट को तबाह कर लिया क्रिश्चियंस के साथ जो था। उसके बाद जो दारफुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको हवा दे दी, वो ख़त्म नहीं हो पा रहे थे। लेकिन 83 में जो इस्लामिस्ट बनने की चाल चली उन्होंने, उससे उनकी हुकूमत बच नहीं पाई। 85 आते आते महज 2 साल में शरिया लगाने के बाद उनकी हुकूमत गिर गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामिक शरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी एथनिकली और रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री में लॉ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और टेरिटरी के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी कंट्री को एक हिसाब से नाप दोगे। बहरहाल जनरल जाफर की हुकूमत गिरी। उसके बाद फिर से सूडान में डेमोक्रेसी की वो हवा चली जो हर बार रवायती तौर पे चलती है। 1985 से 1989 तक 3-4 साल एक डेमोक्रेटिक सेटअप रहा, लेकिन 1989 में फिर से एक बड़ा मिलिट्री कू आया। ये मिलिट्री कू बाकी मिलिट्री कू से अलग था, क्योंकि इस बार इसमें एक इस्लामिस्ट आइडियोलॉग भी थे, हसन अल तुराबी, और उनका शागिर्द उमर अल बशीर। ये दोनों गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। जब हम पुरानी कुछ इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उसमें एक किंग होता है छोटी उम्र का, और उसके पीछे एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, जिसको हम बोलते हैं द मैन बिहाइंड द थ्रोन। हसन अल तुराबी द मैन बिहाइंड द थ्रोन थे। उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई सूडान के लिए, और उन पॉलिसीज़ को एक एक करके सूडान के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, लेकिन सूडान के उन्हीं घावों को एक बार फिर से खुरेद के हरा किया जा रहा था जो घाव जनरल जाफर ने दिए थे। एज इट इज़ नई सियासत में भी कुछ ज़्यादा बदलाव थे नहीं। रिलीजियस और एथनिक टेंशन उसी तरह की थी, दारफुर में भी और साउथ में क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाकों में भी, जिससे क्रिश्चियंस के बहुत सारे लीडर्स के लिए आसान हो गया कि वो पब्लिक को ये बताएं कि जो खार्तूम में हुकूमत बैठी है वो क्रिश्चियंस की दुश्मन है, क्योंकि वो इस तरह के लॉज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लोग यहाँ पर खड़े हुए, बड़ी बड़ी मिलिशियाज बनी, उन्होंने हुकूमत के ऊपर हमले किए, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। दारफुर की भी यही हालत थी। एक तरफ था एथनिक अरब डोमिनेंस नॉन अरब्स के आगे, और दूसरी तरफ था रिलीजियस डोमिनेंस, मतलब मुसलमान नॉन मुस्लिम्स से ऊपर हो गए हैं। ये उस तरह की सोसाइटी और उस तरह का सिस्टम क्रिएट कर रहे थे जिसकी वजह से पूरी कंट्री में एनार्की बनी। अब मैं नहीं कहता कि इस्लामिक शरिया लागू नहीं होना चाहिए, इस्लामिक शरिया लागू होना चाहिए, लेकिन क्या मिस्टर तुराबी और मिस्टर बशीर मुझे बता सकते हैं कि सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टेट बनाई थी, उस स्टेट के बेस पर आज हम शरिया लागू कर सकते हैं? उस तरह की शरिया बेस्ड स्टेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि जिन स्टेट्स के अंदर 90% मुसलमान हैं, वहाँ पर भी एथनिसिटी के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, ज़ात बिरादरी के नाम पर और कलर के नाम पर एक दूसरे मुसलमान को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। आपको लगता है ऐसी स्टेट में जहाँ पर गैर मुस्लिम भी होंगे, हम उनके साथ पूरी तरह वही वाला इंसाफ कर देंगे जो सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था? या फिर हमारे पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे? नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? और अगर नहीं कर सकते तो हमें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। दक्कन को उस ऑटोनॉमी की ज़रूरत थी। एक तरफ बशीर को साफ साफ नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल मिलकर वहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, फ़ौज को यूनाइट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह सूडान को तोड़ दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बशीर पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने 2005 तक बोला कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, और 2011 में रास्ता निकला, वतन टूट गया। सूडान के 2 हिस्से हो गए, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, मुस्लिम सूडान, क्रिश्चियन सूडान। खुद को इस्लामिस्ट डिक्लेयर कर देना बहुत आसान है, लेकिन असली इस्लामिस्ट वो है जिसकी वजह से उसके वतन में खून की एक बूंद ना बहती हो। असली इस्लामिस्ट वो है जिसकी वजह से उसका वतन टूटा ना हो। या असली इस्लामिस्ट वो है जो सही वक्त पे सही फैसला लेता हो बिना हुकूमत की लालच के। उनकी हुकूमत तो गई ही गई, लेकिन साथ में उनके मुल्क के भी 2 हिस्से हो गए। वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। बहरहाल 1989 से लेकर 2019 तक पूरे 30 साल उमर अल बशीर की सूडान के अंदर हुकूमत रहती है, वो गिर जाती है, फिर 2 साल डेमोक्रेसी की वही हवा सूडान में चलती है।
2021 में अब्दुल्ला हमदोक प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन फिर से मिलिट्री को लेकर आती है मिस्टर अब्दुल फतेह अल बुरहान। लेकिन इस बार दारफुर के अंदर एक मिलिशिया भी मौजूद थी। लेकिन अभी भी आपका सबसे बड़ा सवाल रह गया है कि आखिर ये RSF बना कैसे और ये इतना ताकतवर कैसे हो गया जो अपनी मुल्क की मिलिट्री के खिलाफ खड़ा हो गया। RSF को ठीक से समझने के लिए आपको एक बार फिर से साल 2003 में जाना होगा। उमर अल बशीर की गवर्नमेंट थी और इस वेस्टर्न रीजन दारफुर में एक रिवॉल्ट उठता है, नॉन अरब लोगों का रिवॉल्ट, जिसे दबाना था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने एक अरब ट्राइबल्स की मिलिशिया बनाई। अब और भी सही से समझने के लिए आपको सूडान को समझना होगा। सूडान के अंदर 70% पॉपुलेशन अरब्स की है और 30% पॉपुलेशन नॉन अरब्स हैं। इसमें मसालित, ज़गावा, फुर, नूबा, इस तरह के ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इन ट्राइबल ग्रुप्स को ये फील होने लगा कि सरकार तो अरब मेजॉरिटेरियनिज्म पे चलती है, हमारी अपनी कंट्री में हमारी कोई सुनवाई नहीं, जहां देखो वहां अरब छाए हुए हैं। सरकार से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक, गवर्नमेंट जॉब, हर जगह सिर्फ अरब्स। हमें तो हमारी अपनी कंट्री में दीवार से लगा दिया गया है। और सूडान के अंदर ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वहाँ सिर्फ अरबों की ही चलती है, अरब्स के पास ही पावर है, उन्हीं के पास पैसा है और उन्हीं के पास रिसोर्सेस हैं। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स सूडान के इस रीजन में रिवॉल्ट छेड़ देते हैं, क्योंकि इस रीजन में ये सबसे ज़्यादा नंबर्स में थे और हमेशा से ही ये यहाँ पावरफुल रहे हैं। इस रीजन का नाम है दारफुर। अब दार मतलब होता है घर और फुर मतलब बरादरी, एक ज़ात, मतलब फुर लोगों का घर। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ फुर ट्राइब ही रहता हो, यहाँ पे मसालित, ज़गावा और भी कई ट्राइब्स रहते हैं। वो सारे ट्राइब्स एक साथ मिलकर सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और ट्राइबल आइडेंटिटी के तौर पे लड़ने लगे। इन्होंने कुछ आर्मीज़ भी बनाई, जैसे SLA सुदानीज़ लिबरेशन आर्मी, JEM जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट। इन मूवमेंट्स के नाम सुनते ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है जो अपने मुल्क को तोड़ना चाहते हों। ये लोग सिर्फ अपनी कंट्री में हुकूक की डिमांड कर रहे हैं। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो इन्होंने खार्तूम के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए ताकि सरकार इनकी सुने। और जब भी मैं इन्हें इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप बोलूं तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये कोई मामूली जंगली लोग हैं। इनकी अपनी हिस्ट्री है, इनकी अपनी मुस्लिम सल्तनत रही हैं। ये लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े होकर उनसे इन्होंने जंग की है और जंग जीती। जब पूरा सूडान ग़ुलाम बन गया था उसके बाद भी ये दारफुर 20 साल तक आज़ाद रहा था। ये इतनी गयूर कौम है। आपको एक शहरी से बात करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप या कोई भी स्पेशल नहीं है और जिस भी निज़ाम में किसी को स्पेशल बनाया जाता है वो निज़ाम ढह जाते हैं। पर यह बात उमर अल बशीर के दिमाग में कहाँ थी? उन्हें तो ये लगा कि इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ख़िलाफ़ खड़े होने की, हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाने की। अब इनका इलाज मैं अपने हिसाब से करूँगा। बशीर ने ताकत का गलत इस्तेमाल करके बहुत ब्रुटैलिटी दिखाई। उस वक्त सूडान इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुका था, कोई उसका साथ नहीं देता। ऊपर से यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अगर सूडान में कोई चिंगारी भी उठती यूनाइटेड स्टेट्स उसको आग बताता। तो जेनोसाइड करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दारफुर की कहानी पूरी दुनिया को पता लग जाती। इसीलिए उमर अल बशीर ने एक तरीक़ा निकाला, वो ये कि अगर हम मिलिट्री को भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, हो सकता है और सैंक्शंस लगे, सूडान के ऊपर और प्रेशर पड़े। तो उन्होंने एक आर्मी बनाई, जंजवीद, एक ट्राइबल आर्मी जो कि दारफुर में जाती है और दारफुर में जाकर जेनोसाइड करती है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। साल 2003 के जंजवीद के दारफुर में उस अटैक में 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। अब डेथ्स इतनी ज़्यादा हैं तो आप एनआरकी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दारफुर में उस वक्त क्या हालात रहे होंगे। इनकी फ़ौज अंदर गई, उन्होंने लोगों के मैस मर्डर्स किए, बड़े लेवल पर रेप्स किए, लोगों को मारा, उन्हें जिंदा कई जगह दफन किया। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? एक सही एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता? बातचीत को प्रमोट करता। वो कहता कि हम अल-फाशिर आ जाते हैं खार्तूम से, आप बातचीत कर लो, या आप लोग खार्तूम आ जाओ, हम यहाँ बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, उमर अल बशीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने वो ब्रुटैलिटी दिखाई और उसी ब्रुटैलिटी की वजह से ये बाद में अपनी कंट्री को बैलेंस नहीं कर पाए। 3 में ये किया, 11 में 2 हो गए वतन के। बहरहाल उमर अल बशीर कहाँ मानने वाले थे? उनके हिसाब से तो मुल्क टूटना साउथ वालों की गलती थी, इसलिए उन्होंने जंजवीद की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। 2007 तक उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, उन्हें नए हथियार दिए गए। फिर 2011 में जब मुल्क टूट गया, फिर 2013 में इसको एक नई शक्ल दी गई, इसे बनाया गया RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उसी लीडर के साथ। तब से ये एक स्टेट इंस्टीट्यूट की तरह काम कर रहा है। अब ये रिकॉग्नाइज हो चुका है, गवर्नमेंट के अंडर है, इसका काम है सरकार बचाना उमर अल बशीर की। धीरे धीरे करके ये और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगा, ये जगह जगह पे ऑपरेशंस करने लगा, ये खार्तूम में जाके प्रोटेस्ट को सप्रेस करने लगा, ये दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ाई करने लगा।
इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने इनकी ताकत को और बढ़ाया। इन्हें कंट्री की बहुत सी ऑयल फील्ड्स, गोल्ड माइंस, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, चेक पॉइंट्स दे दिए गए, जिससे इन्होंने मोटा पैसा बनाया और उस पैसे से ये दूसरे मुल्कों के साथ हथियारों की डील कर रहे थे। इनके पास ऐसे ऐसे हथियार आ गए जो कंट्री की आर्मी के पास नहीं है, और उसी पैसे से इन्होंने अपनी फौज को अच्छे से ट्रेन किया, जिसकी वजह से ये मेन आर्मी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज और वेपन्स में आगे हो गए। इसीलिए आज मेन आर्मी और इनके बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि पहले इन्हीं दोनों ने मिलकर 2019 में उमर अल बशीर की गवर्नमेंट को गिरा दिया। इसलिए दांत वाले सांप नहीं पालने चाहिए। जो कारनामे इन्होंने 2003 में दारफुर में किए, वो अब ये पूरे सूडान में बिना किसी रोक टोक के कर रहे हैं, क्योंकि पहले इनके वहाँ हाथ खुलवाए गए और अब इन्हें कुछ करते वक्त डर नहीं लग रहा है। और हमारा यूएई वो बैक कर रहा है आरएसएफ को। वो इसलिए बैक कर रहा है क्योंकि उसका ये मानना है कि कल अगर आरएसएफ गवर्नमेंट में आ जाता है तो फिर तो चांदी चांदी होगी। हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा, हमारी बैक्ड गवर्नमेंट रहेगी, यूएई एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री बन जाएगा उस रीजन में। इसलिए वो इन्हें बैक कर रहा है। सूडान क्राइसिस को सॉल्व करने का आखिर बेस्ट सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले सूडान को सूडान बनना होगा। नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान कुछ नहीं होता, मुस्लिम सूडान, क्रिश्चियन सूडान कुछ नहीं होता। सूडान सिर्फ सूडान है, द लैंड ऑफ द ब्लैक पीपल। 1956 वाली स्टेट को एक बार फिर से वापस लाना पड़ेगा दुनिया के नक्शे पे, क्योंकि अगर नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान आपस में बटे रहेंगे तो साउथ का तो कुछ नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि उसके पास स्टेट बनने की कैपेसिटी नहीं है। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स जब अपने फ़ायदे के लिए सूडान को तोड़ने की कैंपेन चला रहे थे तो यहाँ के लोगों को ऐसे भड़का रहे थे जैसे अब ये स्टेट अफ्रीका की सबसे ताकतवर स्टेट और सबसे प्रॉस्पिरियस स्टेट बन जाएगी। वहाँ के बेचारे गरीब और अनपढ़ लोग, उन्हें ठीक से पता भी नहीं था कि स्टेट बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हें कुछ नहीं मालूम था। इन्होंने बस क्रिश्चियनिटी किया और कुछ एथनिसिटीज़ को ही समझाया कि आपके साथ भी नाइंसाफ हो रहा है। वो सारे एक तरफ आकर खड़े हो गए। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई? 2011 में इन्हें आज़ादी मिली, 2013 में सिविल वॉर शुरू हो गई। एक एथनिक ग्रुप का आदमी किसी दूसरे एथनिक ग्रुप से इतनी नफरत करने लगा है कि इसकी मिलिशिया सामने वाली मिलिशिया के गांव-गांव को जला देती है। इनकी सिविल वॉर इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि 2013 से 17 तक महज 4 सालों में पूरी कंट्री में 4 लाख लोग मारे गए। आप एनआरकी का अंदाज़ा लगाओ कि उस कंट्री के क्या हालत होंगे। हर दिन एक कोई मिलिशिया किसी दूसरी मिलिशिया के ऊपर अटैक्स ऑर्गेनाइज करती है और वो मिलिशिया किसी दूसरे इलाके की होती है। साथ में कंट्री की जो मेन आर्मी और गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री पर कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ कुछ पॉकेट्स पर कंट्रोल करती है। रिमेनिंग इलाका या तो कॉन्टेस्टेड है या खाली पड़ा है, और ये हालात बने रहेंगे। अभी कोई नतीजा नहीं निकल सकता क्योंकि बाकी सारे ग्रुप्स के पास हथियार और पैसे आ गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोगों का देश है, जिसमें से 30 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से भी ज़्यादा बुरी हालत इस वक्त साउथ सूडान की है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। ऊपर से जो मिलिशियाज़ हैं उनको किसी न किसी तरह फ़ौजों को पालना है, तो फ़ौज जिन मिलिशियाज़ को पालती है, जिनसे उल्टे सीधे काम करवाती है, उन मिलिशियाज़ को पैसे देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जाओ किसी गांव में घुसो, पूरे गांव को लूट लो, वुमेन्स का रेप कर दो, वुमेन्स को उठा लो, यही तुम्हारा रिवॉर्ड है, यही तुम्हारी सैलरी है। ये चल रहा है साउथ सूडान के अंदर। इस देश को बनाया यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। 1956 की सूडान स्टेट को पॉसिबल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ज़रूरी है कि नॉर्थ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, आरएसएफ और एसएएफ साथ में बैठकर बात करें और कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह ख़त्म कर लें। आरएसएफ को ख़त्म होना होगा क्योंकि इस तरह की आर्मी किसी भी कंट्री को सिर्फ इंस्टेबिलिटी दे सकती है, वो कभी कंट्री को स्टेबल नहीं कर सकती। इसके जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किए, उनको नई आर्मी में मर्ज कर दिया जाए और बाकी सारे लोगों के ऊपर कोर्ट्स में ट्रायल चलने चाहिए। और इस बार आपको ये साइकिल ऑफ वायलेंस सड़कों के ऊपर ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो इन्होंने हमें मारा, अब हम इनसे बदला लेंगे क्योंकि हम जीत गए। मान लो कल आर्मी जीत जाती है तो वो आरएसएफ के लोगों को अगर सड़कों पर मारती है तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस चलता रहेगा। उन्हें आप पकड़ो, कोर्ट को दो, कोर्ट फैसला करेगी। उसके बाद सूडान के अंदर जितने भी लोग अमन चाहते हैं और वो सिविलियन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उन सबको मिलकर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जो डेमोक्रेसी के बेस पर हो, जिसके अंदर अरब्स, फुर, मसालित, ज़गावा और सूडान के सारे एथनिक ग्रुप हों। ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। उसके बाद 2 साल में आपको इलेक्शंस करवाने होंगे, फेयरफुल इलेक्शन, जहां पर किसी भी तरह की धांधली ना हो। फिर सूडान की आवाम जिसे चूज़ करना चाहेगी उसे चूज़ कर लेगी और वो हुकूमत में आ जाएगा। सरकारी कामकाज और पॉलिसीज़ में मिलिट्री की बिल्कुल भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब एक बार सूडान फिर से स्टेबल और यूनाइटेड हो जाए नॉर्थ का, तब उसको बिल लाकर साउथ सूडान को अपने में जोड़ने की कवायद करनी चाहिए और मुज़ाकरात से। नए सूडान के अंदर क्रिश्चियंस को उनका राइट मिलना चाहिए, नूबास को उनका राइट मिलना चाहिए। साउथ के जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं
जो कि अपने फेथ्स को फॉलो करते हैं उन्हें राइट्स मिलने चाहिए। दारफुर में जो नॉन अरब मुस्लिम्स हैं उन्हें उनके राइट्स मिलने चाहिए। तब जाकर इक्वालिटी के बेस पर आप सही सूडान बनाएंगे। मेक न्यू यूनाइटेड बिग एंड पावरफुल सूडान। हमारी टीएमपी न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करने के लिए अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर टीएमपी न्यूज़ सर्च करना है। आपको इस लोगों के साथ ये वाला ऐप दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सारी सर्विसेज को ऑन कर दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।